मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है वक्फ एक्ट में संशोधन, विपक्ष को टेंशन। मोदी सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के सदन में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। उनके बिल पेश करते ही संसद में हंगामा होने लगा। इस बिल का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है, तो एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल को लाकर सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं, ये पहली बार नहीं है। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इसी को लेकर आज करेंगे चर्चा। आखिर वक्फ एक्ट में बदलाव से क्या विपक्ष को टेंशन है और क्यों है, पहले देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन बिल पेश। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा। मंत्री किरण रिजिजू बोले, बिल से किसी धर्म में दखल नहीं। बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। जेडीयू ने कहा यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं। वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? कांग्रेस समेत कई दलों ने किया विरोध। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वक्फ एक्ट में संशोधन, विपक्ष को टेंशन। तो वक्फ एक्ट के संशोधन बिल को लेकर के आज सदन में जमकर हंगामा हुआ है और आखिरकार इस बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ में बड़ा पैनल है, जिसमें सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं। प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल आज सबसे बड़ी चर्चा को लेकर के अमित गोयल हमारे साथ है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। नितिन सारस्वत है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सैयद साहिब आलम हमारे साथ हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के। तन्या गडकरी हमारे साथ है, हिंदुवादी नेता। मितुल जैन हमारे साथ हैं, अधिवक्ता जो कानूनी पक्ष को समझाएंगे। बहुत स्वागत आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले शुरुआत एक कमेंट के साथ करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। अमित गोयल साहब, ये आरोप है आप पर कि ये जो बिल है वो जोड़ने वाला नहीं है, तोड़ने वाला बिल है, मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है। बोलिए क्यों लाने की जरूरत पड़ी इसे? देखिए, जो भी लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, ये एक विकासोन्मुखी सुधारात्मक बिल है, पारदर्शिता लाने वाला बिल है। और जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उसको देख के मुझे एक तो कहावत याद आती है, चोर की दाढ़ी में तिनका, और एक पिक्चर का नाम याद आता है, चोर मचाए शोर। आप ये देखिए कि ये जो वक्फ एक्ट का संशोधन हो रहा है, इससे कोई भी चीज़ उनसे ली नहीं जा रही है। जो उनके पास एक असीमित शक्तियां हैं जिसका दुरुपयोग लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। और उस दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आप ये देखिए कि जो 1995 में और 2013 में मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस ने जो उसमें संशोधन किए थे, उन संशोधनों की वजह से वक्फ के पास में जो 4 लाख एकड़ की संपत्ति थी वो अब बढ़कर 8,72,000 एकड़ में तब्दील हो गई है। और आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश में ऐसा अधिकार तो किसी संस्था के पास में नहीं है कि वो संस्था जो फैसला कर देगी उस फैसले को ऊपर आप न्यायपालिका में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब आज आपकी या मेरी कोई संपत्ति है और वक्फ अगर उस पर नोटिफिकेशन जारी कर दे, ट्रिब्यूनल में उसके फैसला हो जाए कि हाँ ये संपत्ति वक्फ की है, तो उसके बाद में आप ना हाई कोर्ट जा सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आप ये देखिए, मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको। जयपुर में कांग्रेस की, अभी राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, और कांग्रेस सरकार के समय में जो जालूपुरा में, जयपुर का इलाका है जालूपुरा, वहां पर 50 के लगभग विधायक क्वार्टर बने हुए थे। उन विधायक क्वार्टर को तोड़ा गया सरकार के द्वारा कि विधायकों के लिए एक बड़ा आवास बनाया गया है, तो इन जमीनों को नीलाम किया जाएगा। आप ये देखिए, 40-50 साल से जो विधायकों के क्वार्टर थे उस पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, जहां 40 से 50 साल से सरकारी क्वार्टर बने हुए थे जहां विधायक रहते थे। तो ये इनकी हालत है। तो भारत सरकार का जो बिल है वो बिल पूरी तरह से इसमें पारदर्शिता लाने वाला बिल है कि इसके अंदर जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनेगा, उसके अंदर जो अल्पसंख्यक मामलों के
मंत्री होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे, 3 सांसद इसके मेंबर होंगे, 2 महिलाएं इसकी मेंबर होंगी, 2 गैर मुस्लिम इसका मेंबर होंगे, और वक्फ के जो भी हिसाब किताब होगा, आमदनी होगी या इनकी संपत्ति होगी, वो सारी ऑनलाइन होगी, उसकी पारदर्शिता रहेगी। मतलब कुल मिला के आप किसी भी तरीके से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी की संपत्ति को आप वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं कर पाओ। और उसमें जो चोरी, बेईमानी और ये इसके अंदर लैंड जिहाद हो रहा है कि आप 4 लाख एकड़ से जाके 8,72,000 एकड़ पे आ गए, तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए बिल है कि कोई व्यक्ति उसको न्याय मिल सके, वो उच्च न्यायालय जा सके, वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। मैं समझता हूं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबका प्रयास ये रहना चाहिए कि व्यक्ति को न्याय मिले। आज अगर मान लीजिए कोई कोर्ट में केस हो जाता है, हम केस हारते हैं, जीतते हैं, हमारे पास में डीजे कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, सिंगल जज की बेंच होती है, डबल बेंच की जज होती है। इसमें तो कोई नियम ही नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल ने फैसला कर दिया कि यह संपत्ति वक्फ की है, उसके बाद में आप उसमें कोई आगे सुनवाई नहीं है। और एक बात आपको और बता दूं, मैं वैसे मेरा शुरुआती कमेंट है, अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट जज हैं GS आहूवालिया जी, भारत सरकार की संरक्षित संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि वक्फ की संपत्ति है। आप कहेंगे तो मेरे पास में उनका जो उन्होंने बोला है वो सारा इस मोबाइल में मौजूद है। मैं पूरे राजस्थान की जनता को इसके द्वारा सुनवा सकता हूं कि हाईकोर्ट जज साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कल को तो आप लाल किले के ऊपर और आप संसद के ऊपर भी आप कह दोगे कि वक्फ की संपत्ति है। मतलब कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है। तो नियम और कायदे में लाना उनको, और किसी के साथ में अत्याचार नहीं हो, अनाचार नहीं हो, उसकी ये प्रक्रिया है। अब कुछ लोग हैं कि तुष्टिकरण कर उनको, उनकी मजबूरी है। हालांकि आपके जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है सनवर पटेल, उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। और मैं वापस आ जाऊंगा नितिन सारस्वत जी, क्यों आपको लग रहा है कि ये समाजों को, धर्मों को आपस में लड़वाने वाला, लोगों को तोड़ने वाला, संघीय ढांचे की खिलाफत वाला बिल है? जरा समझाइए इसे। देखिए हेमंत जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी बिल का विरोध होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका इंटेंट क्या है। हमारे यहाँ पे जितने भी सांसद है, मंत्री है, सरकार है, वो संविधान की शपथ लेती है और हमारे यहाँ पे संविधानवाद है। उसका मतलब होता है कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी चीज जो संविधान विरोधी होगी वो अपने आप में ही गलत होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आर्टिकल 25 में, जिसमें धर्म की स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, साथ में आर्टिकल 26 जिसमें धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। आज आप बात कर रहे हैं किसी एक धर्म को लेके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारे देश के अंदर एक लंबी परंपरा है और तमाम हमारे पास में कानून है। क्या अगर कल कोई ऐसा बिल आता है जिसके अंदर हमारे हिंदू मंदिरों को मैनेज करने के लिए किसी पादरी और मौलवी को अलाउ किया जाता है, तो क्या हम लोग उसको अलाउ करेंगे? हम लोग उसको कतई अलाउ नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी उस समय भी विरोध करेगी। अगर यही बात हमारे ईसाई भाई, जैन भाई, पारसी भाई, सिख भाई के साथ होती है तो कांग्रेस कभी अलाउ नहीं करेगी। आप अयोध्या बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, क्या उसके अंदर उन्होंने ऐसा प्रोविजन रखा? 4 धाम में हमारे यहां जो कमेटी बनी होती है, क्या उसके अंदर कोई प्रोविजन ऐसा है? गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, क्या उसके अंदर कोई ऐसा प्रोविजन है? तो सबसे पहले जब आप हमारे जो हमारे आर्टिकल 25 और 26 में फेथ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जब अगर उसके ऊपर कुठाराघात करोगे तो हमारा बोलना वाजिब है। उसके बाद में आपने जो पार्लियामेंट के, जो संसद की सर्वोच्चता है, आज उसका भी खंडन कर दिया। सबसे पहले वो बिल अगर आना चाहिए था तो हमारे जो सांसद हैं उनके पास आना चाहिए, क्योंकि वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन वो बिल किसके पास जाता है? पहले मीडिया के पास में जाता है और मीडिया के माध्यम से वो बिल उन सांसदों के पास होता है। तो वहां से उसका भी होता है। तीसरी बात है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है, जहां पे संघ, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर राज्य होता है और केंद्र होता है, उन दोनों के अधिकार होते हैं जो डिफाइन होते हैं। यहां पे सारे अधिकार की रूल जो है, जो ये आज कानून आया उसमें 108B में लिखा हुआ है कि रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। आप ये देखिए कि जो बांटो और राज करो की जो राजनीति है, अभी इनको झटका लग गया, इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, इसलिए इस तरीके की इलेक्टोरल बॉन्ड जब लेके आए थे, ये तमाम पारदर्शिता की बात करते थे। इतनी बड़ी बड़ी हमने डिबेट की थी कि इसके अंदर दिक्कत है, इसलिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए। और क्या हुआ उस इलेक्टोरल बॉन्ड का? सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके के खुलासे किए और आपके सामने किस तरीके के, सोचिए बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों ने, जिस ये पारदर्शिता की बात करते थे, वो बीजेपी को सबसे ज्यादा फंड करती थी, जिस कंपनी को सबसे ज्यादा करप्ट होने के बाद में ठेके मिले वो इनको फंड करती हुई दिखाई दी। तो जो आपका जब इंटेंशन, और एक बात और इंपॉर्टेंट मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वक्फ की संपत्ति कहां से आती है। वक्फ की संपत्ति आती है कि जब कोई मुस्लिम दान करता है, जब मुस्लिम अपनी मर्जी से, और आपको एक बात और बताऊं, आप अगर ये इतिहास नहीं पढ़ के आए हो, असहयोग आंदोलन के अंदर उसमें वक्फ की प्रॉपर्टी में ये कभी नहीं, उसको समाज सेवा के लिए, अच्छे कार्यों के लिए यूज करना, और उसके अंदर ये भी नहीं लिखा हुआ केवल दान मुस्लिम कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज किसी भी अच्छे कार्य के लिए, आपको पता है असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने वक्फ प्रॉपर्टी का यूज किया था। आज जिस तरीके के एजेंडा चला के एक तरफा बातें जो प्रसारित की जाती है, उनके लिए ये बातें जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपका इंटेंशन, और अगर आपने ये डिस्कशन कर लिया होता तो आज आपको खुद मान के आपको संयुक्त समिति को भेजना पड़ा है। आप पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपने खुद माना और उसको भेजा, क्योंकि आपने इन सब बातों में डिस्कशन ही नहीं किया था। जी मैं आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। सैयद साहिब आलम साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं इस बिल को? क्या ये मुसलमानों के लिए, अवाम के लिहाज से अच्छा है या खिलाफत वाला बिल है? जी देखिए सर, मैंने अभी आपकी बात सुनी और समझी। पहली चीज तो ये कि इस तरह के जो बिल हड़बड़ी में लाए जाते हैं, ये गड़बड़ी का संदेश देते हैं। अगर बिल लाना था तो बिल से पहले चर्चा क्यों नहीं की गई सदन के अंदर? ये उच्च सदन फिर किस लिए बनाए गए हैं जब चर्चा ही नहीं होगी? तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि जो अभी पूर्व प्रवक्ता बीजेपी ने जो कही है बात कि पूर्व जस्टिस का ये आदेश था, ये बात उन्होंने कही है, उनका जजमेंट था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पूर्व भी जस्टिस आर्यन की जो रिपोर्ट आई थी 1995, जो कि हमारी लोकसभा के अधिकारों के निहित आती है, उसमें जस्टिस आर्यन ने ये कहा था कि इस तरह के अधिकार निहित किए जाएंगे। तब जस्टिस आर्यन की रिपोर्ट आपने क्यों नहीं मानी? इस केंद्र ने, इस लोकसभा ने जस्टिस आर्यन की रिपोर्ट क्यों नहीं मानी? मतलब आप करेंगे तो वो सब कुछ बड़े सहल आसान तरीके से हो जाएगा, लेकिन अगर यही बात जब दूसरे विपक्ष उठाएगा तो आप उसको तुष्टीकरण की राजनीति देंगे। सच तो यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं। अरे वक्त में रिफॉर्म की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, आपको कहां संशोधन की जरूरत इसके अंदर पड़ रही है? और बिल्कुल सही कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने। मैं भी ये कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी हिंदू मसाइल के जो बोर्ड आते हैं, जितने भी उसमें अमेंडमेंट एक्ट जो बने हैं अब तक इस देश के अंदर, वहां किसी मुसलमान को कोई राइट नहीं दिया जाता। तो मुसलमानों की वक्फियत के अंदर कैसे हिंदू भाइयों को राइट दिया जाए, ये मेरी समझ से बाहर है। न सिख भाइयों का है, न ईसाई भाइयों का हनन होना चाहिए, न हिंदू भाइयों का हनन होना चाहिए। हनन किसी का नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 25, 26, 1995 का जो बिल एक्ट हमारे लोकसभा में पारित हुआ, उसके अधिकारों की रक्षा भी हमें करनी होगी। आप अपनी मर्जी से इस तरह से नहीं कर सकते बिना चर्चा के। जी ठीक है, मैं वापस आता हूं। तन्या गडकरी, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी है वो भी कह रही है कि आपस में लोगों को तोड़ने वाला, लड़ाने वाला बिल है। नहीं, कांग्रेस तो ऐसा कहेगी ही, क्योंकि 2013 में जो एक्ट इन्होंने संशोधन किया, उसमें किसी गैर मुस्लिम को भी संपत्ति जो है वक्फ को देने का अधिकार दिया। ठीक है, और कांग्रेस किस मुंह से ये बात करती है? ये कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है। हिंदुओं के बड़े बड़े बोर्ड, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम से लेकर बड़े बड़े बोर्ड्स में अन्य धर्मों के लोग भी होते हैं। अभी हमारे माननीय विधायक गोपाल शर्मा जी ने एक प्रश्न लगाया था देवस्थान को लेकर। देवस्थान विभाग हिंदू मंदिरों से संपत्ति लेता है, लेकिन उसने ईदगाह के लिए 2,45,50,000 रुपए दिए। ये तो मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ। और इसके साथ 4 दरवाजा के लिए 95 लाख दिए हैं। दरगाह सांबर को 70 लाख दिए हैं। दरगाह मीर कुर्बान अली को 15 लाख दिए हैं। तो इस तरह से जब हिंदुओं की संपत्ति देवस्थान विभाग इत्यादि की यहाँ पर ट्रांसफर हुई है दूसरे धर्मों के लिए, तो दूसरे धर्मों के लिए हम कम से कम संशोधन का, जो उन्हीं के सच्चर कमेटी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मुसलमान कमजोर तबके हैं उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सच्चर कमेटी के नाम से ये लोग इतना हल्ला मचाते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं मानना चाहते। ये जो एक्ट है वक्फ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एम्पावरमेंट, आपके भी कोई बीच में नहीं बोला था, ये अपनी कमेटी सबका एक बार कमेंट हो जाए, उसके बाद हम ओपन डिबेट करेंगे। डेवलपमेंट से जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। क्या आपको एम्पावरमेंट से प्रॉब्लम है? क्या आपको एफिशिएंसी से प्रॉब्लम है? क्या महिलाओं को शामिल किए जाने से प्रॉब्लम है? क्या अहमदिया और बोहरा जैसे जो ऐसे तबके हैं जिनमें बहुत थोड़े लोग हैं, उन लोगों को अधिकार दिए जाने से प्रॉब्लम है? क्या ये जो असीमित अधिकार दिए जाए गए हैं उनको रोकने से प्रॉब्लम है? आप क्यों भू माफिया बनाना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को? आप क्यों वक्फ बोर्ड को एक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन की तरह काम नहीं करने देना चाहते हैं? और उसके साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगी कि इनको पता है क्या
कि सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो जमीन है उस पर भी वक्फ बोर्ड दावा करता है। तमिलनाडु में एक गांव है जहां पे कई हिंदू रहते हैं, वक्फ बोर्ड ने उस पर भी दावा कर दिया था। वहां के जो मंदिर थे उनके अंदर पूजा पर रोक लगाने की कोशिश की। इस तरह के जब सवाल होते हैं तो कांग्रेस इत्यादि चुप रहते हैं बिल्कुल, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि वक्फ बोर्ड को माफिया की बजाय हमें एपीजे अब्दुल कलाम और फातिमा बीबी, जस्टिस फातिमा बीबी जैसे लोगों को हमें इस देश में आगे लाना है, ना कि माफिया बनाना है। ठीक है, मितुल जैन साहब, एक अधिवक्ता के तौर पर कानूनी नजर से हम कैसे इस बिल को देखें, जरा संक्षेप में थोड़ा सा समझाइए, उसके बाद हम बाकी मेहमानों पर जाएंगे। जी मितुल जी, आवाज आ रही है सर आपको? मितुल जैन साहब आवाज आ रही है? तो लगता है मितुल जी कनेक्ट नहीं है, कोशिश करेंगे उनको कनेक्ट करने की। सैयद साहिब आलम साहब, एक सबसे बड़ा सवाल जो निकल करके आया है वो ये आया है कि आपको दिक्कत कहां है? आपको क्या महिलाओं को इसमें 2 मेंबर नियुक्त करने का अधिकार हो जाए उससे दिक्कत है? अहमदिया जो बोहरा समुदाय है उनके अधिकारों से दिक्कत है, या फिर इस बात से दिक्कत है कि कहीं पर भी जो असीमित अधिकार है उन पर कानून का कंट्रोल हो जाए? कहां दिक्कत आती है? सैयद साहब बोलिए जल्दी से। नहीं, दिक्कत कहीं नहीं है। राजस्थान में भी इससे पहले जो पूर्व में वक्फ बोर्ड के गठन रहे हैं उसमें सांसद से लेके विधायक महोदय से लेके महिलाएं भी रही हैं, समाज सेवी भी रहे हैं, सामाजिक कोटे से भी मेंबर शामिल किए गए। दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत है सरकार की नीयत पे, कथनी और करनी पे। आप किस तरह से कह सकते हैं कि बिना चर्चा के किसी बिल को लाया जाएगा, बिना चर्चा के, बिना किसी स्टेक होल्डर की राय के बिना आप उसे थोपेंगे, इसके ऊपर दिक्कत है। और अभी तो नोटिफिकेशन आना बाकी, अभी तो उसमें देखा जाएगा कि किन किन आधार पर, किन किन बिंदु, किन किन पहलुओं के ऊपर। लेकिन सैयद साहब जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं सनवर पटेल, उन्होंने इस बिल का पूरी तरह से अनुमोदन किया है और कहा कि ये अच्छा है वक्फ बोर्ड जहां पर जी तो उसकी रक्षा की। जी, सनवर पटेल ने इस बिल को अच्छा बताया, कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो ऐसे बदमाशों के अड्डे भी बन गए हैं जो लगातार चले आ रहे हैं और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जिस तरीके से हेरफेर हो रही है। आपको तो पता होगा हिंदुस्तान में रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। नहीं, पर ये कैसे कह सकते हैं कि वो भूमाफियाओं का या गुंडों का संरक्षक का एक अड्डा बन चुका है? ऐसे तमाम इदारे हैं जो कि हट धर्मिता का गुंडों का अड्डा बन चुके हैं, भूमाफियाओं का अड्डा बन चुके हैं। पार्टिकुलर किसी को आप इस तरह के जो देश का जो माहौल है उसके अंदर। मितुल जैन साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? मितुल जैन साहब मुझे सुन पा रहे हैं? मितुल जैन साहब जल्दी से, मैं चाहता हूं एक टिप्पणी, आप सुन पा रहे हैं तो बताइए कानूनी पहलू क्या है इस बिल के, क्यों जरूरत पड़ रही है? जी, तो जो कानूनी पहलू है उसमें मुख्य रूप से 2 बदलाव लाए गए हैं जी। कि एक तो जो सेक्शन 40 था वक्फ एक्ट 1995 का, जो ये कहता था कि सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड जो है वही डिसाइड कर सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, वो पावर अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी गई है। उसके पीछे रीजन ये था कि कहीं ना कहीं सरकार ही चाहती थी कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो मैनेज हों, तो ये एक रीजन था। दूसरा जो है वो इसमें क्योंकि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों ही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को यह भी लगा कि मुस्लिम्स के अलावा नॉन मुस्लिम्स का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वक्फ बोर्ड में। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें एक ये है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो ऑफ इंडिया जो है वो चाहे तो इसकी फाइनेंशियल ऑडिट कर सकते हैं। जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट थी उसने भी जब वक्फ बोर्ड का अध्ययन किया था तो उसमें यह रिकमेंडेशन दी थी कि वो फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो जरूरी है वक्फ बोर्ड का, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बरकरार करी जा सके। जी, तो ये मोटे मोटे आप कह रहे हैं कि यही एक बदलाव होने हैं, लेकिन इसको लेकर के बड़ी चर्चाएं तेज हो गई है। एक बार फिर से मैं जानना चाहता हूं, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के अमित गोयल साहब हैं। अमित गोयल साहब, सबसे बड़ा एक जो निकल करके आया जो आप पर आरोप है कि हड़बड़ी में ये बिल लाया गया है, सैयद साहब ने ये आरोप लगाया कि ना कोई चर्चा की गई बाकी जैसे दूसरे बिलों की जैसे ही। देखिए, मैं कहना चाहता हूं जी, विषय किसी भी तरीके से कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का बिल है, ट्रांसपेरेंसी का बिल है, एक न्यायप्रिय बिल है जिससे लोगों को अपने संपत्ति के साथ में अगर कोई छेड़छाड़ गलत तरीके से हो रही है उसके लिए फर्दर आगे न्याय के लिए जाने की सुविधा मिल रही है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
बिल लाया गया है, उस बिल के अंदर कुछ लोगों की मंशा है कि इनको हिंदू मुस्लिम किया जाए। पहले जब सीए लाया गया था तो लोगों ने आप देखे शाहीन बाग बना दिया था, कितना विरोध किया था। मुझे बताइए सीए का बिल लागू होने के बाद में किस एक सामान्य मुसलमान को जो जयपुर में रहता है या कहीं भी रहता है, उस व्यक्ति के निजी जीवन में क्या अधिकारों में कटौती हुई? कोई कटौती नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब है कि 30 वक्फ बोर्ड हैं पूरे देश के अंदर, एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनेगा, काम पर निगरानी होगी, पारदर्शिता आएगी, और अगर किसी के साथ में अन्याय होगा तो वो आगे कोर्ट में न्याय के लिए जा सकता है। बहुत सामान्य सी बात है। महिलाओं की भागीदारी होगी उसके अंदर, 3 चुने हुए सांसद उसके अंदर रहेंगे, अल्पसंख्यक मामलों के मिनिस्टर जो रहेंगे, जो अमूमन वैसे तो मुस्लिम समुदाय से होते हैं अमूमन, वो बाकायदा उसके चेयरमैन रहेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अनावश्यक इस पर रार फैलाकर विपक्ष से वोटों का तुष्टिकरण करना चाह रहा है। ये ऐसा विषय है जिस पर 100% आप ये मान के चलिए किसी भी तरीके से कोई भी समझदार व्यक्ति, समझदार दल, इससे किसी को नुकसान नहीं है, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया था। भारत में हमारे हिंदू भाई लाए जाए, उनको संरक्षण दी जाए, सीए का किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। विरोध था एनआरसी का, मैं आपको सही बता दूं। दूसरी बात ये सीए का कोई विरोध नहीं था। दोनों सुनिए, मेरी बात सुनिए, अधिकारों का हनन होगा, संविधान को कुचला जाएगा तो विरोध होगा। आप क्या चाहते हैं? हम खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं? किसी देश में आपके हट धर्म का चले, देश में किसी तरह का सुधार नहीं होना चाहिए। होती है कि पक्ष विपक्ष की बात की जाए। आपका उच्च न्यायालय सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर मुसलमानों को इतना ही अधिकार देने का शौक पड़ा है तो सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं कर देते लागू? मेरी बात सुनिए, शौक पड़ा, अरे असीमित अधिकार है देश में, किसी भी असीमित अधिकारों की पालना करने के लिए एक सशक्त कानून चाहिए, आप वो लागू होनी चाहिए। ठीक है नितिन सारस्वत, नितिन सारस्वत को ठीक है सर, ठीक है नितिन सारस्वत, क्या आप ये चाहते हैं? ठीक है सेठ साहब वापिस आ जाऊंगा। नितिन सारस्वत, क्या सिर्फ विपक्ष को विरोध करने के लिए विरोध करना है? क्योंकि 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपना नहीं बता पाएगा, ये गलत है। अभी उन्होंने उदाहरण देखे, तान्या जी ने समझाया, तान्या जी उन्होंने समझाया कि एक पूरा का पूरा गांव जिसको वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, जिसमें मंदिर भी शामिल है, पूरा का पूरा गांव की जमीन शामिल है। उन्होंने एक गोयल साहब ने एक उदाहरण दिया अभी जालूपुरा का। तो क्या ये ऐसी परिस्थितियां ठीक है क्या? और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसे लेकर के लगातार शिया समुदाय, मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और बोहरा जैसे समुदाय भी लगातार कानून में संशोधन की मांग कर रहे थे। जामा मस्जिद वक्फ की है लेकिन इमामत अभी भी खानदान की है, ऐसा मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं है। बोलिए ना। देखिए हेमंत जी, आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए, मैं एक एक का जवाब दूंगा, 2 मिनट दीजिएगा बस। देखिए सबसे पहले बात आपने मैंने 3 पॉइंट बताए थे कि क्या नाम से 25, 26 और इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या किसी भी बोर्ड में ऐसा है कि जहां पे हिंदुओं का है वहां कोई मुस्लिम है? नहीं है। एक भी जगह ये जवाब क्या कोई ऐसी संस्था है कि किसी को अपना कह दे तो अपनी जमीन हो जाए, किसी भी जमीन को अपना कह दे उसके खिलाफ कहीं सुनवाई नहीं हो? ये हवाला है, ये बहुत जायदाद है, बीच में। हाँ बोलिए। देखिए हेमंत जी, तुष्टीकरण की राजनीति कौन सी होती है? तुष्टीकरण की राजनीति वो होती है जो चुनाव में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा और मुसलमानों को रिजर्वेशन देगा। एक मिनट गोयल साहब, ज्यादा समय नहीं। गोयल साहब 1 मिनट। अगर आप मुसलमानों के इतने ही मानती है नितिन सारस्वत, तो 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद क्या किया? आप ही की तो सरकार थी, क्यों नहीं लागू कर दिया? हेमंत जी, मैं आपको, हेमंत जी सुनिए ना, आपको मैं वही सच्चर कमेटी की बोल रहा था कि लगातार सच्चर कमेटी बोल रहा है कि सच्चर कमेटी में सुधार है, उन्होंने तो रिकमेंडेशन है तो इसमें सुधार कर रहे हैं। और जो मैडम तो सुधार कर रहे हैं ना, ये पढ़ के नहीं आई है तो सुधार कर रहे हैं ना। ट्रिब्यूनल बनता था, उस ट्रिब्यूनल के अंदर ठीक है। तान्या जी, गडकरी जी, तान्या गडकरी जी बोलिए। न्यायपालिका का चलने का काम ये लोग
एक करके हो जाइए। सारस्वत जी शांत हो जाइए। सारस्वत साहब एक सैयद साहब का टिप्पणी ले लो मैं। सारस्वत साहब 1 मिनट शांत हो जाए। तनिया करके बिल्कुल संक्षेप में एक 15 सेकंड का फैक्ट मैं देना चाहता हूं आपको। की जा सकती है, अरे ये भारत में नहीं की जा सकती। सैयद साहब एक आखिरी टिप्पणी है कि जहां जमीन होती है ना विवाद वहां होता है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि बाइंग लैंड इज बाइंग लिटिगेशन, और ये विवाद सिर्फ इसलिए पैदा हो गया कुछ लोगों को जो वक्फ की संपत्तियों को अनधिकृत तौर पर कब्जा किए हुए हैं। बोलिए ना, 1 मिनट सैयद साहब, लास्ट टिप्पणी। देश का बंटवारा पहले कर चुकी है, अब भी कर रही है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के अभी एक संशोधन बिल रखा गया है, उस पर चर्चा की बात की जा रही है। जेपीसी में भी उस पर क्या चर्चा होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ समर्थन भी है। आखिरकार नियमों में संशोधन की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत क्या कुछ संशोधन होंगे ये देखने वाली बात।